विद्यार्थीगण कैसे हैं आप लोग? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, शिक्षक का एग्जाम भले वो दुर्भाग्यपूर्ण हो, कैंसिल हो गया, लेकिन उससे बहुत सारे विद्यार्थी को भविष्य को बेहतर संजोने में लाभ भी मिल जाएगा। अब जो तैयारी कर रहे थे, यदि उनकी तैयारी कुछ अधूरी रह गई थी, तो उनको एक बार पुनः नए सिरे से तैयारी करने का अवसर उनके पास उपलब्ध है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो 6 to 8 में भी है, ये विद्यार्थी को ही पढ़ना होता है, 9 to 10 में भी है, 11 से 12 में भी पढ़ना है, और जनरल कंपटीशन तो खैर हर जगह है ही। ये सब देखिए, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं, और प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सामूहिक तौर पर क्या बोलते हैं? शॉर्ट रूप में बोलते हैं एलपीजी। ये एलपीजी गैस नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम देने का तरीका है। विद्यार्थीगण, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, कई बार आपने क्वेश्चन के रूप में देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी के आधार पर तैयार किया गया था। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के रूपरेखा को तैयार करने के लिए 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया। इसमें उद्योगों को चार भागों में बांटा गया। पहला भाग रखा गया वो एकाधिकार का क्षेत्र, जिस पर केवल सरकार के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। इसमें परमाणु और रेल क्षेत्र को रखा गया। इसे रखा गया एकाधिकार। इसका द्वितीय विभाजन जो रखा गया वो सार्वजनिक क्षेत्र का, अर्थात जिसमें सरकार की कंपनी काम करेगी, सरकार की कंपनी ही जिसमें उद्योग की स्थापना करेगा, उसे रखा गया सार्वजनिक क्षेत्र के तौर पर। और इसमें टोटल जो है 18 उद्योग को, इसमें टोटल 18 उद्योग को रखा गया। टोटल जो है इसमें 18 उद्योग को रखा गया जो सरकारी क्षेत्र के लिए काम करना था। और इस सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो राष्ट्रीय महत्व के उद्योग थे, वो उद्योग कौन सा था? तो राष्ट्रीय महत्व के उद्योग को वैसे 18 उद्योग, जिसमें चलिए नमक से भी उसमें शामिल है, उसमें बिजली भी शामिल है। तीसरा रखा गया मिश्रित, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट पार्टनर पीपीपी, मिश्रित क्षेत्र प्राइवेट, ये क्या उसको पीपीपी को बोलते हैं, पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होता है। तो इसको रखा गया मिश्रित, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया कि 10 वर्ष तक हम इस मॉडल पर काम करेंगे और आवश्यकता अनुसार 10 वर्ष के बाद इसे उद्योग को राष्ट्रीयकरण अर्थात इसे पब्लिक सेक्टर के उद्योग में बदला जा सकता है। अर्थात इस उद्योग पर हर समय तलवार लटका हुआ है कि कब इस उद्योग को सरकार अपने पास ले लेगी। और चौथा जो भाग रहा वो था निजी क्षेत्र, इसमें निजी कंपनी काम करेगी। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया। लेकिन 1956 का जो 1956 का जो औद्योगिक नीति आया, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा में, और पूरी तरह कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की रूपरेखा में रखा गया। इसमें उद्योग को 3 भागों में, एक हुआ कि जिसमें केवल और सार्वजनिक क्षेत्र जहां सरकारी कंपनी होगी, दूसरा रखा गया निजी क्षेत्र जिसमें निजी कंपनी काम करेगी, और तीसरा रखा गया मिश्रित क्षेत्र जहां दोनों मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम करेंगे। यही नीति 1980 की औद्योगिक नीति का भी अंग रहा। लेकिन 1991 की नई आर्थिक नीति, अब तक हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, पूंजीवादी तो बदल नहीं दिए पूर्णतः, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो समाजवाद अर्थात पब्लिक सेक्टर की कंपनी को सरकारी सेक्टर में परिणत की जा सकती थी, तब्दील किया जा सकता था। जैसे कि आपने देखा 1969 में
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। उसके पहले चलिए 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। उसके पहले 1972 में कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 1956 में एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी को प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को पब्लिक सेक्टर की कंपनी में बदलने का प्रोसेस चल रहा, अर्थात प्राइवेट कंपनी को कभी भी पब्लिक सेक्टर में बदला जा सकता था। लेकिन 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई, यहाँ दिशा बदल दिया। अब तक था कि प्राइवेट को पब्लिक में लाया जाएगा, लेकिन अब सरकार की नीति होगी कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसे प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया जाएगा। अर्थात सरकार अहस्तक्षेप की नीति को अपनाएगी। सरकार अपने पास उद्योग को कम करेगी, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था को ही बेहतर बनाने का काम करेगी। तो नई आर्थिक नीति जो 1991 में, जिसका जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, अभी भी देखो आपको इसी बीते हुए वर्ष में भारत सरकार ने पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न पुरस्कार दिया। तो वास्तविक तौर पर वो पीवी नरसिंह राव की, भले वो नीति, वो योजनाकार थे मनमोहन सिंह, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें मंत्री बनाकर इन्हें पूरी तरह उत्तरदायित्व के साथ काम करने का अवसर दिया और हर समय इनके संरक्षण में खड़े रहे। तो वो वही थे पीवी नरसिंह राव, जो मेरी नज़र में कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे सफल, सबसे बेहतर, जिनमें की दूरदर्शिता थी, भविष्य की योजना थी। इनके पास कल का सूरज कैसा होगा, आज का शाम तो हर लोग देख रहे हैं, रात्रि के बाद की सूरज का भी अनुभव था। तो वो अनुभव था पीवी नरसिंह राव में, जिसमें होश और जोश दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो 1991 की नई आर्थिक नीति जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था, आज यदि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था में अभी अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उसकी नींव जो है उसी 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के रूप में रखा गया। अब इन तीनों शब्द को समझते हैं कि आखिरकार ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है एक लाइन में विश्व को एक बाजार के रूप में परिणत कर देना। ग्लोबलाइजेशन, विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना ग्लोबलाइजेशन है। विश्व के विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन। विकसित देश की उन्नत टेक्नोलॉजी और पूंजी, विकसित देश की उन्नत टेक्नोलॉजी और पूंजी और विकासशील देशों का मानवीय और प्राकृतिक संसाधन को जोड़कर विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका की वस्तु भारत में उपलब्ध हो, भारत की वस्तु जोहान्सबर्ग में उपलब्ध हो, यही है ग्लोबलाइजेशन। विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में इस प्रकार जोड़ देना, विश्व की अर्थव्यवस्था को व्यापार के तहत इस प्रकार से जोड़ देना जहां भौगोलिक, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल, भौगोलिक और राजनीतिक सीमा बाधा नहीं बने। तो ग्लोबलाइजेशन को कई प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैंने 4 प्रकार से उसे आपके सामने रखा। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तो जब ग्लोबलाइजेशन को शुरू करेंगे तो ये स्वाभाविक प्रकृति है कि ये आएगा। ये क्या है? उदारीकरण, अर्थात अपने विकास के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, भूमंडलीकरण के लिए नीति में इस प्रकार से परिवर्तन करना, नीति को इस प्रकार से उदार बनाना कि जो हमारी विकास के, जो भूमंडलीकरण में बाधा है, जो अवरोध पैदा कर रहा है, उसको दूर कर देना। चलिए तो किताबी भाषा होगी, आम भाषा में आइए कि भारत की जो कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है और मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दोनों कंपनी को एक साथ एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर उपलब्ध कराना। हीरो भी बाइक बनाए, होंडा भी बनाए, दोनों का एक बाजार, एक प्रकार की टैक्सेशन की प्रक्रिया, जो बाजार में अपनी क्रेडिट के आधार पर जितना चाहे वह उत्पादन के आधार, मांग और पूर्ति के आधार पर उत्पादन कर सकता है। जहां आईसीआईसीआई जैसे विदेशी कंपनियां और एसबीआई जैसे भारतीय बैंक दोनों मिलकर व्यापार करते हैं,
दोनों को एक प्रकार की सुविधा, एक पर बाजार उपलब्ध हो, उसे कहते हैं उदारीकरण। अर्थात भारतीय, स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनी को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर देना। भूमंडलीकरण में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस टैक्स प्रणाली या लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करना, ताकि विदेशी कंपनी यहाँ कर व्यापार कर सके। प्राइवेट अर्थात निजीकरण, पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो कि प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं पिछड़ रही है, उसे प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने के लिए भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, लिबरलाइजेशन के दौर में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबला करने के लिए, जहां पब्लिक सेक्टर की कंपनी तुलनात्मक रूप से उसकी गति धीमी होती है बदलाव की, तो जहां निजीकरण में वो वक्त के हिसाब से बड़े तीव्र गति से बदलाव कर सकता है। तो ये था निजीकरण। निजीकरण के दौर में आता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर की कंपनी में किया गया सार्वजनिक निवेश की राशि को वापस लेकर निजी निवेश को उसमें प्रोत्साहित करना, निजी निवेश को भागीदार बनाना विनिवेश कहलाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद अपने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसे भी स्वायत्त ऑटोनॉमस संस्था के रूप देने का प्रयास किया गया। और 1997 से भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर की वैसी कंपनी, इसमें कम से कम 51% शेयर भारत सरकार का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, सरकारी कंपनी को नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी और फिर मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाने लगा। 2009 के बाद नवरत्न कंपनी में से ही और बेहतर प्रदर्शन करने वाले और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपने को बेहतर सेवा में उपलब्ध कराने वाली कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाने लगा। विद्यार्थीगण, उस कंपनी को नवरत्न कंपनी, ध्यान देना है, उस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है जो कंपनी पिछले 3 वर्षों से औसत 1000 करोड़ रुपया का शुद्ध नेट प्रॉफिट प्राप्त करता हो, या जिसका वार्षिक टर्नओवर 5000 करोड़ का। वैसे कंपनी, नवरत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में 14 है। और 2007 के बाद उस नवरत्न कंपनी को जिसकी वार्षिक टर्नओवर कम से कम 25,000 रुपया से अधिक, 25,000 करोड़ से अधिक हो, और 25,000 करोड़ से वार्षिक टर्नओवर अधिक हो, और जिसका शुद्ध मुनाफा 1000 की जगह 5000 करोड़ का शुद्ध नेट प्रॉफिट, उसे को कहते हैं महारत्न कंपनी। देखिए आपके सामने महारत्न कंपनी का नाम दिया हुआ है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ और इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 13 कंपनी महारत्न कंपनी है। 14 कंपनी वर्तमान समय में 14 कंपनी नवरत्न कंपनी है, 13 कंपनी महारत्न कंपनी है, और फिर मिनी रत्न कंपनी। उसमें 2 कैटेगरी है, एक में 57 और फिर 11, अर्थात 57, 10, 67, 68 कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त। तो किसको कहते हैं नवरत्न कंपनी, किसको कहते हैं महारत्न कंपनी, स्पष्ट हो चुका। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों शब्द से आप भली भांति परिचित हो चुके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, और अभी बेहतर लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं अपनी शैक्षणिक कार्य करते करते, उसको ध्यान रखना है कि अध्ययन करें तो एक शिक्षक को पारितोषिक के रूप में शेयर करने का जो बटन होता है या जो भी है, उसको दाबे और उसे पूरा करें। धन्यवाद।